नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा कक्षा 6 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे न्यू एनसीईआरटी की, उसका फाइनल रिवीजन बैच चल रहा है। तो उस कड़ी में आज हम करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। तो मैंने आपको कहा है कि इस बैच में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। बस एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपका सपोर्ट मिल रहा है वैसे ही सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं। एक दो बातें होंगी वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो देखिए, हमारा जो अध्याय का नाम है वो है महासागर एवं महाद्वीप। तो इस लेसन में हमें जानना है महासागर एवं महाद्वीप के बारे में कि वे क्या होते हैं, कितने होते हैं और वे हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, मतलब जल और स्थल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है पृथ्वी का स्वरूप और जल स्थल वितरण भी। पृथ्वी का स्वरूप और जल स्थल वितरण। सबसे पहले देखिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है आपको दिख रही होगी, ये जो हमारी पृथ्वी है इस पे अगर मैं ऐसे इसको बांटूं तो 70% तो क्या है, जल। 70 बोल सकते हैं आप, 71 बोल सकते हैं, और 29 क्या है, स्थल है। ये है जल, आपका क्या है, जल। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जब आप दूर से पृथ्वी पे देखेंगे तो आपको स्थल दिखाई देगा या जल? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज ज्यादा है 71% वो दिखाई देगी। तो जब अंतरिक्ष से कोई भी यात्री पृथ्वी को देखता है तो ऊपर से उसे जल के कारण पृथ्वी का, क्योंकि जल दिखाई देता है और जल का रंग क्या है, नीला। तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये बात आई आपको समझ में? ये पता लग गया कि पृथ्वी का 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये बात आपको पता चली। और जब जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आपके गए अंतरिक्ष में, और जब उन्होंने ऊपर से पृथ्वी को देखा तो ज्यादा क्या दिखा उनको, पानी दिखा। तो ये पानी क्या है जो नीला दिख रहा है, ये महासागर ही हैं। क्या है, महासागर ही हैं, जिनके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया, जल की उपस्थिति के कारण। अब हम बात करते हैं महासागरों की। आपको जल और स्थल का वितरण समझ में आ गया। पहला पॉइंट यही है पाठ में कि जल और स्थल का वितरण कितना है और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्या आपको तीनों सवालों के जवाब मिल गए? अगर जवाब मिल गए तो लाइक वाला बटन दबा देना। अब हम महासागर की बात करते हैं कि पृथ्वी के जीवनदाता हैं भी। महासागर पृथ्वी की विशालतम जल राशियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इनका जल खारा होता है भी। महासागर क्या होते हैं भी, महासागर की अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। आप अनुसार आपको जो याद रहे, जो अच्छी लगे वो लिख लीजिए। देखिए, एक क्या है पहले कि जो ग्लोब होता है ना, उस पर जो हमें विशाल जलराशियां दिखाई देती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो क्या है, आपका महासागर है। एक हो गई कि पृथ्वी की ग्लोब पर जो जलराशियां दिखाई देती है, बहुत बड़ी जलराशियां, वो ग्लोब कहलाती हैं। दूसरी, पृथ्वी की सतह पर जो विशाल जलराशियां होती हैं वो महासागर कहलाती हैं। क्लियर है? और तीसरी आपको ये दे दी, महासागर पृथ्वी की विशालतम जल राशियां हैं। क्या है, मेन बात है कि महासागर जल राशियां, विशाल जल राशियां हैं, चाहे वो ग्लोब पे लगा लो चाहे पृथ्वी की सतह पर। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है होती हैं और इनका जल खारा होता है। अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे है। देखिए, जैसे महासागर है ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। इनके बीच में कोई ऐसी दीवार या सीमा नहीं है। हमने सिर्फ क्या इनके नाम रख दिए कि ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है। लेकिन वास्तव में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई सीमा नहीं है। ये बात आगे समझ में, महासागर पता चल गया। अब महासागर कौन कौन से हैं, 5 प्रकार के प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं, इनके नाम याद कर लीजिए
और नाम इस प्रकार से है कि आपको विशेषता भी मैं बताता चलूँगा कि प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर नंबर 2 पे, व्यापारिक मार्गों के लिए ये प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा जो व्यापारिक जहाजें हैं ना वो यहाँ से निकलती है। हिंद महासागर भारत के नाम पर और एशिया के दक्षिण में ये है। मैं आपको मैप पे भी इसकी लोकेशन बता दूंगा, आप चिंता न करें। उसके बाद है दक्षिणी महासागर, कौन सा? दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका को घेरे हुए है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। एक बार मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से महासागर हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, साथ साथ बोलते चलिए, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा अटलांटिक महासागर, ये नंबर 2 का महासागर है, मैंने नंबर के अनुसार लिख रखे इनके साइज के अनुसार। तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा और उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। क्लियर हुई ये बात आपको? कल वाले अध्याय में हमने पृथ्वी की थी और पृथ्वी पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे हमने किए थे। ये आपकी पृथ्वी भी, ये क्या आपकी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा आपको पता है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो इनकी पोजीशन कहाँ है? ये जो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर दोनों साइड। मैंने आपको अध्याय पढ़ा था उस टाइम भी बताया था कि पृथ्वी गोल है, मान लेते दोनों अंगूठे जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रशांत महासागर बनाते हैं। जब मैं इसका फ्लैट सरफेस करूंगा ना, इसको सीधे पेज पे बनाऊंगा तो दोनों अंगूठे इस प्रकार से आएंगे तभी तो फ्लैट बनेगा। तो प्रशांत महासागर यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। तो ये प्रशांत महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। आप लोकेशन याद रखिए कि कौन सा महासागर किस गोलार्ध में है। और यहाँ पे दक्षिणी महासागर है। तो 5 आपके हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 महासागर आपके हो चुके हैं। साइज के अनुसार बता दिए आपको, लोकेशन आपको बता दी गई है। ये चीज मैंने आपको बता दी, महासागर प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनमें कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। क्लियर है बात यहां तक? अब जल की प्रकृति भी, अब महासागर में जो जल है वो कैसा है? महासागर का जल लवणीय होता, मतलब खारा होता है, जिसमें लवण होता। लवण कौन सा? NaCl तो मेन होता है, एक सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं आपका सादा नमक, खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता। पृथ्वी पर फिर पिएंगे क्या? समुद्र का जल तो खारा हो गया, पीने योग्य पानी कहाँ पर है? का हिस्सा केवल 2.5% जो नदियों, झीलों, ग्लेशियर मतलब बर्फ के जो पहाड़ है ना उनको ग्लेशियर बोला गया है, और भूजल में मिलता है। भूजल मतलब धरती की सतह के नीचे, वो आपका भूजल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब महासागर में समुद्री जीवन भी, जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं ना उनको बोलते हैं समुद्री जीवन। महासागर में निर्जीव जो शैवाल है, पलवक है, और सजीव मछलियां, डॉल्फिन, परवाल, शार्क, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं भी। ठीक है, महासागर में जितने स्थल पर नहीं है ना उससे ज्यादा जीव जंतु आपके महासागर में पाए जाते हैं। समुद्र की सतह से लेकर गहराइयों तक विविध जीवन पनपता है, कि जैसे ये आपका समुद्र है और ये समुद्र तल है। तो यहाँ ये जो समुद्र है ना, तो इसने कहा कि इस सतह से लेके यहाँ गहराई तक आपको पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत प्रकार की किस्में मिलेंगी भी। ये चीज क्लियर हुई। अब आपको हैरानी होगी थोड़ी सी कि समुद्री जीव जंतु पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, मतलब उसकी जलवायु को अनुकूल बनाते हैं। जैसे आपको पता नहीं होगा कि 50% से ज़्यादा जो आपकी ऑक्सीजन है वो जो समुद्री वनस्पति है ना उससे हमें मिलती है, 50% से ज़्यादा। इसलिए इनको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। महासागर एवं जलवायु, अब ये देखिए
अब आपको एक कारण और, जो इस अध्याय में दिए गया टॉपिक वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी आपसे अध्याय से पढ़ के क्वेश्चन पूछेगा, आप सारे क्वेश्चनों के जवाब दे देंगे। मैं एक आध आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, बाकी आपके जो अध्याय वाले फैक्ट है उसमें से एक भी फैक्ट नहीं छोड़ूंगा। महासागर वाष्प बनकर बादल और वर्षा उत्पन्न करते हैं, कि जैसे ये महासागर है, सूर्य की किरणों से ये क्या बदल गया, वाष्प में बदल गया पानी, और ऊपर जाके ठंडा होके वापस क्या आएगा, बारिश के रूप में स्थल पर आएगा, वर्षा करते हैं। मानसून महासागरों से बनने वाले बादलों से आता है। ठीक है, मानसून अब जैसे आपका जुलाई अगस्त का महीना खूब बारिश हो रही है, भी अब भी थोड़ी देर पहले बाहर बारिश हो रही थी। यदि महासागर न तो पृथ्वी पर मरुस्थल में बदल जाएगा भी। आपसे अगर महासागर नहीं होंगे ना तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो पूरी जो स्थल है आपका वो किस में बदल जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट? महासागर और प्राकृतिक आपदाएं, देखिए महासागर में प्राकृतिक आपदाएं भी आती है जो हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उनमें से एक है सुनामी। सुनामी समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होता है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो पानी बिल्कुल बहुत तेजी से किनारों की ओर चलता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई, जिसने भारत सहित 13 देशों को प्रभावित किया था। भी सुनामी का आपको पता लग गया क्या होता है, कि जब समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी फटता है तो पानी बहुत तेजी से तटों की ओर बहता है। भी तो ये 2004 में आई थी, हिंद महासागर में सुनामी आई थी। भारत के जो आपके तमिलनाडु है, केरल है और अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे उस सुनामी से, जो आपकी 2004 में आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। अब भारत में क्या है, एक महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली है जिसमें कई देश मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका पहले पता लगाया जा सकता है कि तुरंत लोगों को बताया जाए कि सुनामी आ रही है, लोग समुद्र के किनारों पे नहीं जाए, अगर वहां पर है तो वहां से निकल ले, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। तो भारत भी इस प्रणाली का हिस्सा, जो अरब सागर में जो काम कर रही है कि सुनामी के बारे में पहले चेतावनी दी जाए। तो ये था आपका महासागर। महासागर के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हुए? अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अब हम करते हैं महाद्वीप। क्या करते हैं? महाद्वीप भी। जैसे पृथ्वी पर जो बड़ी जल राशियां थी ना, वो महासागर कहलाती थी। वैसा ही क्वेश्चन आपका अब है कि महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी की बड़ी भूमि राशियां, पृथ्वी की बड़ी भूमि राशियां, या फिर बहुत बड़ा भूमि राशियों की जगह भूभाग कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? भूभाग। कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, वो महाद्वीप कहते हैं। महासागर बड़ी जल राशियां थी, और जो आपका महाद्वीप है बहुत बड़ा भूभाग है जो चारों तरफ से जल से घिरा है। अब आपके 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं ये चीज देखिए। भी 7 प्रमुख महाद्वीप हैं आपके। एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है, और भारत इसी महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये मैंने आपसे लिख रखे हैं आपके लिए, एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखे। अफ्रीका भूमध्य रेखा इस पर से गुजरती, मतलब इसके अंदर से गुजरती है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका सबसे ठंडा है और मानव रहित है, यहाँ पर मानव नहीं रहता। उसके बाद यूरोप है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीप है। अब इनकी लोकेशन एक बार देखिए कहाँ पर है आप। ये पृथ्वी है आपकी, क्या है? पृथ्वी। एक बार महासागर को भी रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे है आपका एशिया महाद्वीप, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है अफ्रीका, क्लियर है? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और ये आपकी भूमध्य रेखा, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे अंटार्कटिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार मुझे आप सागर और बता दीजिए। क्या बता दीजिए? सागर बता दीजिए कहाँ है। देखिए यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर, कौन सा? प्रशांत महासागर। यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंद महासागर, यहाँ पे दक्षिणी महासागर जिसको हम अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, और यहाँ पे आर्कटिक महासागर,
और ये आपकी बीच में भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। आप सबकी लोकेशन देख लीजिए, एक बार मैप आपकी बुक में दिया गया है। यदि आप 6th क्लास के बच्चे नहीं हैं तो आप गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि वर्ल्ड के महासागर एवं महाद्वीप का मैप। ये सीरीज आपको याद करनी है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। और कई जगह क्या करते हैं कि एशिया और यूरोप को एक ही महाद्वीप मानते, दोनों को मिला के, जिसका नाम दिया गया यूरेशिया, क्योंकि आपको जो परिभाषा थी ना वो एक ही है। क्योंकि जैसे आपने मैप में देखा ना, मैप में देखिए भी आपको क्या बताया था कि भूमि का बहुत बड़ा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तो ये देखिए कि चारों तरफ से जल से घिरा भूमि का दोनों महाद्वीप, ये एशिया है और ये आपका यूरोप है, दोनों को यूरेशिया बोलते हैं। डेफिनेशन के अनुसार ये दोनों एक ही महाद्वीप भौगोलिक तरफ से देखें तो फिर हम इसको दो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों की जो उन्नति की है, जो विकास किया, जो संस्कृति है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। आप अंग्रेजों को देखिए और खुद को देखिए कि वो हमसे कितने अलग है, उनकी संस्कृति कितनी अलग है और हमारी कितनी अलग है, इसलिए इनको दो महाद्वीप में गिना जाता है। और जबकि ये दोनों स्थान एक ही, मतलब एक ही भूभाग के हिस्से हैं। अगर आप परिभाषा पे जाओगे तो ये एक ही महाद्वीप माना जाएगा, लेकिन सांस्कृतिक कारणों से इसको दो महाद्वीप माना जाता है। ये बात आपकी क्लियर हुई। तो महाद्वीप कितने हैं? 7। फिर आपने देखा होगा कि ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले दिए हैं भी। 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो आपका साउथ अमेरिका है और प्लस में नॉर्थ अमेरिका, वो दोनों एक ही महाद्वीप के हैं भी, ठीक है। अलग अलग छल्ला इनका नहीं है। एक अफ्रीका का हो गया, एक एशिया का, दूसरा इसका, तीसरा अमेरिका मतलब दोनों का, चौथा यूरोप का और 5वां ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 5 छल्ले आपके हैं। अंटार्कटिका से कोई नहीं आता, मानव रहित है, तो वहाँ का कोई छल्ला नहीं, वहाँ का कोई खिलाड़ी भाग लेने नहीं आता, इसलिए वहाँ का नहीं है। ये आपके महासागर क्लियर हुए। क्या क्लियर हुए? महासागर। और एक बात और बताइए कि महासागर एवं महाद्वीप हमारी जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, महासागर में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार से प्रभावित किया। दूसरा, महासागर से बारिश होती है, अगर महासागर नहीं होंगे तो बारिश नहीं होंगी, ठीक है। महासागर से और भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती, पेट्रोलियम है, गैस के भंडार हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है कि महासागर हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। और अगर महाद्वीप की बात करूँ स्थल की, तो आपको पता है कि जो स्थल है वो उस पे तो हम सारे ये आपके खेती करना, उद्योग लगाना, ठीक है, खनन कार्य, सारे भी हमारे काम उस स्थल पर ही हम करते हैं। अब एक चीज़ आप देख लीजिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बच्चे इसमें सस्पेंस में रहते हैं, क्योंकि जब मैंने अध्याय पढ़ाया तो उस टाइम इसमें कमेंट आया था कि सर ये क्या है। भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में क्या जल अधिक है भी? क्या अधिक है? सॉरी, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल अधिक है। क्या अधिक है? स्थल। तो इसको क्या कहा जाता है? स्थलीय भी। क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध। और आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जल अधिक है। क्या अधिक है? जल अधिक है। इसमें क्या अधिक है? जल। और इसमें स्थल। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? कई बच्चों का डाउट था कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्थल की मात्रा अधिक है। क्लियर हुई? अब हम द्वीप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? द्वीप की। जो बहुत बड़ा जो अगर क्षेत्र होगा ना भूमि का, तो उसको तो हम महाद्वीप बोलेंगे। लेकिन पृथ्वी का छोटा भूखंड, मतलब छोटा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं और मुख्य जो द्वीप है भारत के वो है अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप। जैसे ये भारत है ना, ये भारत का मैं प्रतीकात्मक मैप बना रहा हूँ, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है और लक्षद्वीप यहाँ पे है आपका। क्लियर हुए? दोनों द्वीप आपको समझ में आ गए कहाँ पे लोकेशन इनकी। जो ये साथ साथ ज्योग्राफी में बताता हूँ ना चीज़ें, ये भी आप याद रखा करो कि बंगाल की खाड़ी किस साइड है, अरब सागर किस साइड है, ताकि जब आगे आए तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहें।
अब हम बात करते हैं एक ऐसे महाद्वीप की जो मानव रहित है, अंटार्कटिका और भारत का योगदान में। अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है, क्यों है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले अध्याय में दे दिया था, क्योंकि हर अध्याय अगले अध्याय से जुड़ा रहता है। तो अगर आपने पिछला अध्याय नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछला अध्याय जरूर देखें। सबसे ठंडा महाद्वीप बरस भर बर्फ से ढका रहता है, ये चीजें आपको पता है। अब भारत का योगदान क्या है कि भारत ने 1981 में पहला अपना मिशन स्टार्ट किया था और 1983 में लगाया था दक्षिण गंगोत्री नाम से, कि जो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था कि अपना बेस स्टेशन बनाते हैं कि वैज्ञानिक वहाँ पे जाए, वहाँ के बारे में पता लगाए, रिसर्च करे। तो भारत ने अपना बेस स्टेशन बनाया था, तो ये आपका था अंटार्कटिका मिशन शुरू हुआ था। उसका बेस स्टेशन का नाम था दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद 2 और बेस स्टेशन बने। यहाँ पर वैज्ञानिक बर्फ, पर्यावरण, जलवायु पर शोध करते, मतलब उस पर रिसर्च करते हैं। अब महासागर के सामने क्या समस्याएं हैं जो हमने पैदा की है? सबसे पहले प्लास्टिक प्रदूषण, हम उसमें प्लास्टिक मिला रहे हैं, ठीक है, बहा रहे हैं। अति मछली पकड़ना, तेल रिसाव, मतलब तेल जो तेल है वो उसमें छोड़ रहे हैं, जो फैक्ट्रियों कंपनियों से जहाजें भी छोड़ती हैं, जो समुद्री जहाज हैं वो भी, सारी चीज़ें। समुद्री जैव विविधता में कमी आ रही है और बहुत ज़्यादा मछली पकड़ना। अब इसके उपाय क्या हैं, ये चीज़ें देखिए। 8 जून को क्या है, हमने विश्व महासागर दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 8 जून को भी। इसका मतलब है कि हम सभी को महासागरों के प्रति अवेयर करें, महासागरों के बारे में बताएं कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमें इनको दूषित नहीं करना चाहिए, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। समुद्र को पृथ्वी के फेफड़े माना जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि लगभग 50% के लगभग ऑक्सीजन ये पैदा करते हैं आपके समुंदर, इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और हमें महासागर को प्रदूषण से बचाना होगा, यही हमारा दायित्व है। अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन, कि पृथ्वी का 71% भाग जल से और 29% स्थल से गिरा है। ये बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद आपके 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर, ये आपके 7 महाद्वीप हैं। साथ साथ बोलते चलिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व महासागर दिवस 8 जून और भारत का अंटार्कटिक स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री। तो दोस्तों बताइए आपको ये अध्याय कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? यदि आप चाहते हैं कि और सुधार हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मतलब बहुत मायने रखती है, आपकी हर राय मूल्यवान है। यदि आप जाना चाहते हैं तो अब वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपका अध्याय कंप्लीट हो चुका है। तो मैं लेसन के स्टार्टिंग में बात नहीं करके लास्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो ये चीज़ें आपकी अध्याय में थी, इसमें से आपका कोई भी पॉइंट अब बाकी नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।